हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पॉलिटी का चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। इसके 3 वीडियोस कर लिए थे और आज इसकी लास्ट वीडियो है, इसमें ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक चैप्टर कर लिया था और आज अपने को करना है संविधान सभा के कामकाज की शैली। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं और आज इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बात करता है संविधान सभा के कामकाज की शैली। देखो संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था, संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था। इसके जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे और इसके अध्यक्ष एक तरीके से अंबेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे संविधान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद और विभाजन के बाद इसके टोटल सदस्य कितने से 299 थे और जिस दिन संविधान बना था तो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, 284 लोगों ने किए थे। ठीक है, अब संविधान सभा की कामकाज की शैली क्या थी, इसके बारे में अपने अपने देखेंगे किस कामकाज के तरीके से इसने हमारा संविधान बनाया था। देखो संविधान सभा में सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। यानी वह मूल्य जो हमारे संविधान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, उन सभी मूल्यों को इन संविधान सभा में ही संजोया गया था। जो संविधान सभा के हमारे सदस्य थे ना, वो कहीं ना कहीं इन सभी मूल्यों से परिचित थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत था वो इतने वर्षों से गुलाम था, तो हमें समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का, सभी का महत्व अच्छे से पता था। भाई किताबों से पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, प्रैक्टिकल करने से ज्ञान हमें मिलता है, प्रैक्टिकल लाइफ जीने से हमें ज्ञान आता है। यानी हम किसी चीज़ को भुगत रहे हैं तो हमें उन परिस्थितियों का ज्ञान अच्छे से होता है। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने गुलामी सही थी, खुद ने सही थी, इस कारण से वो समानता और स्वतंत्रता का असली मूल्य जानते थे और इन्हीं मूल्यों को हमारे संविधान में डाला गया। देखो जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी भी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, और वहीं ये महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। यानी जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, वो देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए थे और वो देश के अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। केवल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे या अपने समुदाय को नहीं, बल्कि जो उनके क्षेत्र में सभी समुदाय थे सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ताकि सबका संविधान में प्रतिनिधित्व हो सके। देखो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। यानी सदस्यों में मतभेद तो होते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते थे, वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर किसी फैसले पर पहुंचते थे। सीधा उसमें फैसले नहीं किए गए थे, फैसलों पर लंबा विचार विमर्श शामिल है, जो इससे हमारा संविधान बना है। ठीक है, देखो देखो मतभेद वास्तव में वेद सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, ये भी एक मुद्दा था। राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, ये भी एक मुद्दा था। न्यायपालिका की शक्ति कितनी होनी चाहिए, क्या संविधान संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा, लगभग उन्हीं सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। देखो संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ये प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार था, यानी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक आयु प्राप्त करने पर वोट का अधिकार होगा। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। सदस्यों ने इस वाद विवाद पर आवश्यक नहीं माना और वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श होता है। यानी सार्वभौमिक मताधिकार था, वो आसानी से पास हो गया, लेकिन बाकी जो मुद्दे थे जो संविधान की बुनियाद है, उन पर गहरा विचार विमर्श शामिल है, गहरी बहसी होती है, लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि मार कुटाई हो रही है। भाई शब्दों के बाण चल रहे थे और जिसका बाण सबसे ताकतवर था उसको जगह मिल रही थी। यानी सारों की बातें रखी गई थी, सिर्फ एक जने की बात नहीं रखी गई थी, सबको सुना गया था और फिर हमारा संविधान बनता है। ठीक है, देखो इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कहीं नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि सार्वजनिक हित ये काम कर रही है और इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया है।
उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की है, अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में अन्य सदस्यों ने को भी सैद्धांतिक कारण दिए। यानी वहाँ के जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो सिर्फ अपना हित नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने समुदाय का हित देख रहे थे। और इस हित में जो कारण हो सके, जो सैद्धांतिक कारण थे, वो सारे कारण उन्होंने दिए कि ये कारण क्यों जरूरी है, ऐसा मुद्दा ये होना चाहिए, इस मुद्दे पर ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए। ये सभी कारण दिए गए, इन सभी कारणों पर विचार किया गया और उसके बाद हमारा संविधान बना। देखो, संविधान सभा में हुई चर्चा मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी हुई है, ठीक है। और हर अनुच्छेद को लेकर जैसा विस्तृत और बारीकी में बातचीत इसमें हुई है, सार्वजनिक विवेक की भावना से प्रमाणिक ढंग से ये सामने लाती है। यानी इसकी एक तरीके से अगर अपने रिकॉर्डिंग भी देखें ना, रिकॉर्डिंग आज अवेलेबल है, तो हम जान पाएंगे कि हमारा कितना विचार विमर्श हुआ है हमारे संविधान को बनाने में। देखो, ये बहसें जो हैं फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से एक है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बनता है गहरे विचार विमर्श के बाद। ऐसा नहीं होता कि एक बैठक आई, संविधान फाइनल किया, बन गया। नहीं, 2-3 साल लगे कम से कम। संविधान पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ, बैठकें हुई संविधान सभा की, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, कई सहमत थे, कई असहमत थे, फिर इकट्ठा सबको सहमत होना पड़ा कुछ कुछ मुद्दों पे, और फिर जाके हमारा संविधान बनता है, ठीक है। देखो, अगला आता है संविधान सभा की कार्यविधि। भाई, कौन सी विधि के द्वारा ये संविधान बनाती है? देखो, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक के महत्व को स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। यानी संविधान सभा को कमेटियों में बांटा गया। और कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। आमतौर पर जो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। यानी 4-5 जो मुख्य लोग थे, इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जो जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। यानी ये प्रमुख नेता थे। आपसी मतभेद भी थे इनमें। मतभेद ऐसे नहीं है कि निजी मतभेद नहीं थे, मुद्दों को लेकर मतभेद थे, जिन मुद्दों को संविधान भुनने में काम किया गया, ठीक है। देखो, अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते थे। पटेल जो थे और नेहरू से बहुत मुद्दों पर पटेल और नेहरू बहुत मुद्दों पर असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिनके बाद में पूरे संविधान में सभा में इसकी चर्चा होती है। यानी ये जो मुख्य लोग थे, ये आपस में मतभेद रखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करेंगे। इन सब ने एक दूसरे के साथ काम किया, कुछ मुद्दों पर सहमत होते हैं, और उन मुद्दों की बुनियाद हमारे संविधान में पड़ती है, ठीक है। देखो, आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों। कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों के निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। यानी जो फैसले लिए गए आम राय से लिए गए, किसी एक पक्ष के समुदाय में नहीं लिए गए। और कई प्रावधान तो थे, उनको मत विभाजन करके लिया गया, यानी उन पर वोटिंग कराई गई, और वोटिंग ज़्यादा होती है तो उन प्रावधानों को लागू किया गया। ऐसे अवसरों पर भी सरोकार का ध्यान रखा गया। हर तर्क, हर शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। लोग 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की 166 दिनों तक बैठकें चलती हैं, ठीक है। और इसके जो सत्र हैं वो अखबार और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। यानी अखबारों में भी ये प्रकाशित हो रही थी, आम लोग भी इसको देख सकते थे। यानी 2 वर्ष और 11 महीने में 166 बैठकें होती हैं, और फिर जाके हमारा संविधान बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है संविधान आंदोलन की विरासत, ठीक है। इसके बारे में देखोगे क्या कहते हैं। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते ही नहीं बनता। भारत का संविधान इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह भारतीय संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे सिद्धांतों पर आम सहमति न होती, जिन्हें संविधान में रखा जाना था। यानी सिर्फ संविधान सभा ने हमारा संविधान थोड़ी बना दिया। संविधान सभा में जो सिद्धांत लगे हुए थे और उन सिद्धांतों के पीछे जो आम सहमति बनी थी, उन्होंने बहुत जोर दिया था हमारे संविधान को बनाने में। यानी ये भी एक तरीके की बुनियाद थी जिससे हमारा संविधान बनता है। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनती है। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार ही दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन के से विरासत में प्राप्त हुए थे। यानी राष्ट्रीय आंदोलन जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किए थे, और वहाँ पर जो आधार प्रदान किया गया था, यानी वहाँ पर जो समानता, स्वतंत्रता आदि की अवधारणाएं दी हुई थी, वो अवधारणाएं कहीं ना कहीं हमारे संविधान में लागू की जा रही थी। संविधान लागू होने की कई दशक पूर्व से राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी थी जो संविधान बनाने के लिए जरूरी थे। कैसे?
जैसे भारत में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संरचना कैसी होनी चाहिए, मूल्यों का समर्थन, किन मूल्यों का समर्थन किया जाना चाहिए, असमानता को कैसे दूर किया जाना चाहिए, बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को इस संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। यानी इन सभी मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में पहले चर्चा हो चुकी थी। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। यानी जो हमारे नेहरू थे वो 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, और उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत ऐसी बातें कही गई थी जो आज के टाइम में संविधान में लागू हैं। कौन कौन सी बातें थी उसके बारे में देखते हैं। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा की आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान का मौलिक प्रावधान कहा गया है, वे वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से ही प्रेरित है और उनका सारांश है। यानी हमारे संविधान का जो मौलिक प्रावधान है वो कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव में पहले से विद्यमान थे। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता, संप्रभुता, सार्वजनिक पहचान जैसे बुनियादी जो प्रतिबद्धताओं थी उनको भी संस्थागत रूप दिया गया, और आज के टाइम संविधान में भी ये सब कुछ है। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करती है। यानी कि सिर्फ नियम और कानून नहीं दिए गए हमारे संविधान में, बल्कि ऐसी प्रक्रिया भी बनाई गई हैं जो नैतिक है और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे उनके आश्वासन जो थे उनको लागू करती है हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद आती है संस्थागत व्यवस्थाएं। ठीक है, देखो इसके बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना संस्थागत व्यवस्थाएं। यानी हमारे देश में जो संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं, संस्था कौन कौन सी होगी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब संस्थाएं हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक ये है कि सरकार के सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया। इन न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में संतुलित रूप से शक्ति विभाजन किया गया। मूल सिद्धांत ये रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत ही विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। यानी हमारा जो शासन की व्यवस्था है वो संसदीय है, यानी हमारा प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संघात्मक राज्य है, यानी राज्यों से मिलकर हमारी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कार्य करती है। यानी राज्यों और केंद्र में शक्तियाँ बांटी गई हैं और राज्यों से मिलकर हमारा देश बनता है। कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था भी है हमारे देश में। ठीक है, एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्र और राज्यों के बीच भी शक्तियों का विभाजन कहीं ना कहीं किया गया है, जिससे हमारा देश अच्छे से चल पाता है। ठीक है, फिर कहता है कि शासकीय संस्थाओं में सर्वाधिक संतुलन व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी परहेज नहीं किया। यानी हमारे जो देश के संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने दूसरे देश के जो संविधान थे वहाँ से अच्छी अच्छी बातें ले ली और कुछ जो संवैधानिक परंपराएं थी वो भी ग्रहण की। इसमें बिल्कुल संकोच नहीं किया कि हम फोटो कॉपी कर रहे हैं। भाई, जहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हम लेंगे ही ना, और कहीं ना कहीं उसे हमारे संविधान में भी डाला गया और जिससे हमारा संविधान और अच्छा हो जाता है। ये उनके व्यापक ज्ञान का परिणाम है। उन्होंने किसी भी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। यानी सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं संविधान में समाहित किया जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि इससे बिल्कुल अलग ही एक मानसिकता थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध किया गया कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हैं। ये भारत की सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा में संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर विश्व के सर्वोत्तम चीज़ों को यहाँ से ग्रहण किया गया। यानी इसका हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमने दूसरे संविधान की नकल कर ली, वहाँ से वो चीज़ें उठा ली, वहाँ से वो चीज़ें उठा ली। ये जो दृष्टिकोण है ये छोटा दृष्टिकोण है। भाई, जो चीज़ें सीखने वाली होती है वो कहीं ना कहीं से तो हम सीखेंगे। भाई, मम्मी पापा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है हम मम्मी पापा की कॉपी कर रहे हैं। भाई, अच्छी चीज़ें कहीं से भी सीखने को मिले, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कहीं ना कहीं से तो आप सीखोगे ना, तो अच्छी चीज़ें ग्रहण कर ली जाती है। इसलिए दृष्टिकोण छोटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखो इसके बाद कहता है कि विभिन्न देशों के संविधानों से क्या कुछ लिया गया।
तो ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायिका के अध्यक्ष का पद, उनकी भूमिका, कानून का निर्माण, ये सब बातें ब्रिटेन के संविधान से ले ली। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व ले लिए। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत ले लिए हमने। कनाडा से अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप ले लिया हमने, और सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली हमने। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कनाडा से लिया है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं हमने अलग अलग स्थानों से ली हैं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू लेके आए थे, उसके प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ये आज के टाइम में हमारे संविधान में बातें बताई गई हैं, यानी इसमें जो जो बातें हैं वो सारी आज के टाइम पे हमारे संविधान में हैं। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो, भारत ब्रिटेन से अधिकतर अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, एक संघ होगा, सब ये भी लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है शायद। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इनके संविधान की समस्त शक्तियों का सत्ता का स्रोत जनता है। ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। भारत में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष क्षमता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सब हमारे उद्देश्य का में लिखा हुआ है। कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अल्पसंख्यक और पिछड़े जनजातीय क्षेत्र, दलित और अन्य वर्गों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। फिर गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल, आकाश, इसमें संप्रभु अधिकार, रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए भी स्वेच्छापूर्ण और पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 1 कहीं ना कहीं 51 में अपने को मिल जाती हैं सारी की सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर पूरा होता है। निष्कर्ष लास्ट में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, ये कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का सार ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना पूरा होता है, इसके बाद अपने सेकंड चैप्टर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।